हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्विड गेम के तीसरे और चौथे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड को नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि जुनून उन लोगों के गाड़ियों का पीछा कर रहा है और पीछा करते करते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वो लोग गाड़ियों को शिप के अंदर डाल देते हैं। जुनून पुलिस स्टेशन में मैसेज करता है कि आज मैं पुलिस स्टेशन नहीं आने वाला और वो चुपके से गाड़ी के अंदर घुस जाता है और बेहोशी का नाटक करता है। अब जहाज उस आइलैंड तक जाने के लिए निकल पड़ता है। सारे सोल्जर सभी प्लेयर को स्कैन करके उनकी आईडी चेक करते हैं। दरअसल जब पहली बार सभी प्लेयर को ले गए थे तब उनके कानों के पीछे एक चिप डाली गई थी और वो चेक करके पता लगा रहे थे कि यही लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तभी एक गाड़ी में जुनून बेहोशी का नाटक कर रहा था। जब एक सोल्जर उसे स्कैन करता है तो वो डिवाइस काम नहीं कर पाता। तभी जुनून उस सोल्जर पर हमला करता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। जुनून उनका सूट और मास्क पहनकर उस मरे हुए सोल्जर को समंदर में फेंक देता है और सभी सोल्जर के साथ मिल जाता है। कुछ समय बाद वो सभी गेम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जो प्लेयर बेहोश होते हैं उनके कपड़े चेंज करके उनका सामान जब्त किया जाता है, लेकिन सीबीओक बेहोश नहीं होती। जब उसके कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तब वो अपना चाकू सोल्जर के जेब में डाल देती है और जब उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं तब वो चुपके से फिर से वो चाकू अपने जेब में डाल देती है। उसके बाद सारे प्लेयर होश में आते हैं। उनके नंबर भी वही होते हैं। सॉन्ग यून और बूढ़ा आदमी देखते हैं कि यहाँ पर पुराने प्लेयर भी वापस आ चुके हैं। सांगू अली भी वहाँ पर आए थे। सांगू सबको कहता है कि हमें नहीं पता कि आगे कौन से गेम आएंगे, अच्छा होगा कि हम एक टीम बनाए। अली और बूढ़ा आदमी भी उनके टीम में शामिल होते हैं। वही हमें फ्रंटमैन को देखते हैं। उसके पास एक सोल्जर आके कहता है कि 201 प्लेयर में से 187 प्लेयर वापस आ चुके हैं। तभी फ्रंटमैन कहता है कि जो प्लेयर वापस नहीं आए उन पर नजर रखना और उनके बारे में मुझे खबर देते रहना। वही सभी प्लेयर का खाना खाने का टाइम होता है। सभी सोल्जर को कहा जाता है कि आज दिन भर का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और सभी सोल्जर को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहते हैं। अब जुनून के पास उस रूम की चाबी होती है। उसकी मदद से रूम ढूंढ कर अंदर चला जाता है। उस रूम में 3 नियम लिखे हुए थे कि कमरे के बाहर मास्क निकालना मना है। दूसरा नियम था कि बिना बताए बाहर मत जाना और तीसरा नियम होता है किसी से बात मत करना। आधी रात को प्लेयर 212 को वॉशरूम जाना होता है। वो जोर जोर से चिल्लाकर दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एक बार दरवाजा बंद हुआ तो दोबारा बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। लेकिन वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता है। तभी सीबीओक को भी वॉशरूम जाना था और उन दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन सीबीओक उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। वही जुनून के कमरे में खाना आता है और वो अपना मास्क निकालता है, लेकिन वो अपना चेहरा कैमरे की तरफ नहीं करता। वही 212 नंबर की प्लेयर अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे सिगरेट छुपा के लाती है और वॉशरूम में चुपके से सिगरेट पीने लगती है। तभी सीबीओक वहाँ पर आती है और उसे चाकू दिखाकर धमकी देती है कि चुपचाप तुम अपनी सिगरेट फूंकते रहना, और वो एयर वेंट में घुसना चाहती है। वो उस लड़की से कहती है कि तुम उन लोगों का ध्यान भटकाना, मुझे कुछ मिला तो मैं तुम्हें भी बता दूंगी। और वो एयर वेंट में से किचन तक पहुंच जाती है। तब वो देखती है कि ये लोग बहुत सारी चीनी को पिघला रहे हैं। वॉशरूम के बाहर जो सोल्जर होता है वो देखता है कि उन दोनों को अंदर जाए हुए बहुत टाइम हो चुका है। वो देखने के लिए अंदर आने ही वाला था, लेकिन उसके अंदर पहुंचने से पहले सीबीओक एयर वेंट में से बाहर आती है। वो सोल्जर उन दोनों को रूम में छोड़कर दरवाजा लॉक कर देता है। सीबीओक नंबर 212 को कहती है कि वो लोग किचन में बहुत सारी चीनी पिघला रहे थे, लेकिन उसका वो क्या करने वाले थे ये उन्हें नहीं पता होता। तभी उनकी बात सांगू सुन लेता है। वही जुनून उस जगह पर क्या क्या हुआ वो सभी चीजें अपने मोबाइल पर नोट कर लेता है। अब अगले दिन सारे सोल्जर अपने कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन जुनून का बगल वाला सोल्जर उसे शक से देखता है। उसके बाद सारे प्लेयर के ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, लेकिन सांगू सीबीओक को देखता ही रहता है। उसे लगता है कि उसने कल रात कुछ तो जरूर देखा है, इसलिए वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं करता। तभी अगले राउंड की अनाउंसमेंट होती है। तभी एक प्लेयर के ब्रेड में एक छोटा पेपर होता है जिसमें अगले गेम के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल वो एक डॉक्टर होता है। तभी उन सभी प्लेयर को गेम हॉल में आने के लिए कहते हैं। वो सभी गेम हॉल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी सांगू सीबीओक को पूछता है कि कल रात को तुमने क्या देखा था? मैंने उस लड़की से बात करते हुए तुम्हें देख लिया था। तब सीबीओक कहती है कि मैंने सिर्फ ये देखा कि वो लोग चीनी पिघला रहे थे, आगे मुझे कुछ नहीं पता। तभी उन सबको गेम हॉल में लाया जाता है, जहाँ पर कुछ शेप बनाए होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल, अम्ब्रेला और स्टार। ये देखकर सांगू को अपने बचपन का गेम याद आता है कि चीनी पिघला कर शेप बना देते हैं, लेकिन उसे भी पता नहीं होता कि इस गेम में क्या होने वाला है।
तब वो अपनी टीम से कहता है कि हमें इस गेम में क्या होने वाला है ये पता नहीं, इसलिए हमें अलग अलग शेप को चुनना होगा, इससे हमें आसानी होगी। सांगू ट्रायंगल चुनता है, अली सर्कल, सोंगयून अम्ब्रेला और बूढ़ा आदमी स्टार को चुनता है। तभी शेप चुनने का टाइम खत्म होता है और उन्हें अपने डिब्बा लेने के लिए कहा जाता है। जब प्लेयर उस डिब्बे को खोलते हैं तब उसमें एक सुई और उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ शेप होता है और सुई की मदद से उस शेप को 10 मिनट के अंदर निकालना था और अगर ये शेप टूट गया तो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये गेम स्टार्ट होता है और जिस प्लेयर से ये शेप टूट जाता है उन्हें मार दिया जाता है। जिस प्लेयर को ब्रेड के अंदर पेपर मिला था वो जीत जाता है, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया था कि ये गेम क्या है। उसके साथ सिबियोक, अली, सांगू ये गेम पास हो जाते हैं, लेकिन सोंगयून अभी भी गेम में होता है। वो डर के मारे कांप रहा था क्योंकि उसे काफी टफ शेप यानी अम्ब्रेला मिला था। तभी टाइम खत्म होने ही वाला था। तभी सोंगयून को एक आइडिया आ जाता है। वो उस चीनी को चाट कर शेप को अलग करने की कोशिश करता है। उसे देखकर बाकी के प्लेयर भी उस चीनी को चाटने लगते हैं। वही 212 अपने लाइटर से चीनी को गर्म करके उस शेप को अलग करती है और वो भी पास हो जाती है। वो अपना लाइटर प्लेयर नंबर 101 को यानी कि डॉक्सू को देती है और वो भी इस गेम में पास हो जाता है। आखिरी कुछ सेकंड बचे हुए थे और सोंगयून उस चीनी को चाटकर शेप को अलग कर देता है। उसके साथ बूढ़ा आदमी भी पास हो जाता है। अब टाइम भी खत्म हो चुका था। एक प्लेयर अपना शेप छुपा लेता है। जब सोल्जर उसे हाथ हटाने के लिए कहते हैं तब वो देखते हैं कि उसका शेप आधा टूट चुका था। तभी वो उस सोल्जर की गन को छीनकर उसे गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन बाकी के सोल्जर जो हार चुके थे उन्हें गोली मार दी जाती है। फिर वो प्लेयर जिस सोल्जर को गन पॉइंट पर लिया था उसे अपना मास्क निकालने के लिए कहता है। वो अपना मास्क उतार देता है। तभी वो देखता है कि ये लड़का काफी छोटी उम्र का है, इसलिए उस प्लेयर को गोली मारने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तब वो प्लेयर अपने आप को गोली मार देता है। तभी फ्रंटमैन वहाँ पर आकर उस लड़के को गोली मार देता है और सभी को वार्निंग देता है कि तुम्हारा चेहरा दिख जाए तो तुम मारे जाओगे, और वहाँ से चला जाता है। तभी एक सोल्जर देखता है कि ये तो वही सोल्जर है जिसपे वो पहले शक कर रहा था और वो उसका मास्क अपने पास रख लेता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर एक प्लेयर को जो डॉक्टर होता है उसे इस गेम के बारे में पहले ही बता दिया था, उसे एक रूम में लेके जाते हैं। वही प्लेयर को बताया जाता है कि 187 में से 79 प्लेयर मारे गए हैं और अब 108 ही प्लेयर बच गए हैं, जिससे इनाम के पैसे और बढ़ जाते हैं। उसके बाद उन सभी को खाना दिया जाता है, पर ये खाना बहुत कम होता है, जिसमें एक अंडा और कोल्ड ड्रिंक होती है। लेकिन डॉक्सू इस खाने से काफी नाराज था। तभी 212 नंबर की प्लेयर डॉक्सू से कहती है कि जल्दी से अपना खाना खत्म करो, और ये फिर से लाइन में लग जाते हैं। इस वजह से लास्ट 5 वालों को खाना नहीं मिलता। तब वो सोल्जर से बहस करने लगते हैं। तब सोल्जर कहते हैं कि हमने गिनकर खाना तैयार किया था। तभी एक लड़की कहती है कि डॉक्सू की टीम ने 2 बार खाना लिया है। तभी वो प्लेयर उससे अपना खाना वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्सू उसे बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे वो प्लेयर मारा जाता है। वहाँ के सोल्जर भी उसे कुछ नहीं करते, बल्कि इनाम की रकम बढ़ा देते हैं। तब प्लेयर समझ जाते हैं कि हम दूसरे प्लेयर को मारकर भी इनाम की रकम बढ़ा सकते हैं। वही जुनून स्पेयर वाला मास्क पहनता है। ये मास्क उसी का होता है जिसको फ्रंटमैन ने मार दिया था। स्पेयर मास्क की वजह से सारे सोल्जर उसका हुक्म मानने लगते हैं, क्योंकि स्पेयर मास्क पहनने वाला सीनियर होता है और उसे ही बोलने की परमिशन होती है। वही प्लेयर नंबर 111 जो डॉक्टर होता है, वो एक जान बची हुई बॉडी के ऑर्गन को निकाल देता है। वही आधे घंटे में लाइट बंद होने वाली थी। तब सोंगून अपनी टीम को कहता है कि हम रात में नहीं सोएंगे, क्योंकि डॉक्सू किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है और हमें सावधान रहना होगा। तभी सोंगयून सिबियोक के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे उस गैंगस्टर के साथ 36 का आंकड़ा है और वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा। अगर लाइट ऑफ होने के बाद कुछ होता है तो हमारी टीम के पास आ जाना, हम सब साथ हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे किस पर भी भरोसा नहीं है, खास कि तुम जैसे लोगों पर जो ऐसी जगह पर आते हैं। तब सोंगयून कहता है कि लोगों पर भरोसा इसलिए नहीं किया जाता कि वो भरोसे के लायक है, बल्कि इसलिए करते हैं कि उसके पास कोई चारा नहीं होता। एक एक करवा से चला जाता है और जैसे ही रात होती है तब डॉक्सू और उसकी टीम बाकी प्लेयर पर हमला करते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। ऐसे ही करके वहाँ पर 27 प्लेयर मारे जाते हैं। तब सोल्जर आकर उन्हें रोकते हैं और जो प्लेयर मर चुके थे उन्हें लेकर चले जाते हैं। अब वहाँ पर केवल 80 प्लेयर बचे थे। अब अगले गेम के लिए उन्हें 10 लोगों की टीम बनाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर को इस गेम के बारे में पहले
पहले से ही पता था, इसलिए वो अपनी टीम में सिर्फ लड़कों को रखता है और 212 नंबर की प्लेयर को अपने टीम से निकाल देता है। और उसके बाद वो सॉन्गयून की टीम में जाती है। उनकी टीम में एक बूढ़ा आदमी और 2 लड़कियां होती है, इसलिए वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बाकी की टीम में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं। लेकिन अब टीम चुनने का समय भी खत्म हो चुका था। उसके बाद सभी प्लेयर को गेम हॉल में लाया जाता है। वहाँ पर 2 टावर होते हैं। सभी प्लेयर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये गेम है क्या। तभी सोल्जर उन्हें बताते हैं कि आप लोग इस गेम में टग ऑफ वॉर खेलेंगे। आपको उस टावर में टंगी हुई रस्सी को खींचकर दूसरी टीम को नीचे गिराना है और वो पहले टीम नंबर 1 और टीम नंबर 7 को चुनते हैं। टीम नंबर 1 को लेफ्ट टावर पर जाने के लिए कहते हैं और टीम नंबर 7 को राइट टावर पर। अब उन दोनों टीम में गेम शुरू होता है। 2 टीम अपनी जान लगाकर रस्सी को खींचने लगते हैं। आखिर में डॉक्सू की टीम जीत जाती है और दूसरी टीम नीचे गिर जाती है। वो नीचे गिरकर मारे जाते हैं और उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। अब सॉन्गयून की टीम और नंबर 5 की टीम खेलने वाले थे, लेकिन सॉन्गयून की टीम काफी कमजोर होती है और वो बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। टग ऑफ वॉर सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो ये गेम जीता जा सकता है, अगर टीम कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। जवानी में मैं बहुत टग ऑफ वॉर खेलता था और मैं कभी नहीं हारा। पहली बात, लीडर बहुत अहम है और वो लीडर दूसरी टीम के टक्कर का होना चाहिए और बाकी की टीम को लीडर के सर को फॉलो करना होगा क्योंकि खिलाड़ी उससे ही उम्मीद रखते हैं। अगर लीडर कमजोर और निराश हुआ तो समझो मारे गए। वो उन्हें समझा देता है कि रस्सी को कैसे मजबूती से पकड़ के रखना है। वो कहता है कि एक खिलाड़ी बाएं की तरफ और दूसरा खिलाड़ी दाएं तरफ हो और अपना पैर एक लाइन में रखना है और रस्सी को अपने बगल में रखो। इस तरह से तुम अपनी पूरी ताकत लगा सकते हो। और सबसे अहम बात, जब गेम शुरू हो तब आपको 10 सेकंड रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखना है, कोई भी कमजोरी मत दिखाना। और जब गेम शुरू होती है तब अपना शरीर पीछे की तरफ झुकाना और अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को पकड़ के रखना। इससे विरोधी टीम आपको खींच नहीं पाएगी। तब विरोधी टीम सोच में पड़ जाएगी कि ये टीम हिल क्यों नहीं पा रही। तब आप लंबी सांस लेना और जब सामने वाले के पैर लड़खड़ाएंगे तब उन्हें खींचना शुरू कर दो। सॉन्गयून की टीम बिल्कुल वैसे ही करते हैं और वो जोर से रस्सी को खींचने लगते हैं, लेकिन ये पेत्रा कुछ काम नहीं कर पाता और वो हारने लगते हैं। तभी सॉन्गयून एक आइडिया लगाता है। वो अपनी टीम को कहता है कि हमें पहले जोर से खींचना है और जब मैं इशारा करूंगा तब हमें 3 कदम आगे जाना होगा, इससे विरोधी टीम गिर जाएगी। वो सभी वैसे ही करते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।